हेलो डियर बच्चों। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है ना का जो टॉपिक है एनसीईआरटी में 12th का ये पहला चैप्टर है। इसको हम लोग पढ़ेंगे और एनसीईआरटी को एक एक लाइन को डिकोड करेंगे, है ना। और देखते हैं इसका क्या क्या मीनिंग है। और ये एनसीईआरटी का एक एक लाइन डिकोड करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आप एक एक लाइन को डिकोड नहीं करेंगे तो कहाँ फंसेंगे? जहाँ पे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वहां पे आप गलतियां करने का चांसेस जो है ज्यादा होता है ना। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है इधर। तो आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, है ना। कह रहा है कि हम लोग लकी नहीं है कि प्लांट जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है ना। तो यस वी आर लकी, है ना। क्योंकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो इतने सारे जो वेरिएशन है, इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो प्लांट है वो हमको देखने को नहीं मिलता, है ना। और बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिससे हमको डायरेक्ट बेनिफिट है, फूड मिल रहा है, मेडिसिन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है ना। सब चीजें मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल है। वी आर लकी। द मायरियाड्स, मायरियाड्स ऑफ फ्लावर्स मतलब बहुत वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, है ना। मायरियाड्स का मतलब होता है वैरायटी ऑफ फ्लावर्स दैट वी इंजॉय गेजिंग एट। जब हम किसी फ्लावर को गेजिंग करना मतलब उसको एकदम टकटकी निगाह से देखना, गेजिंग करना, है ना। तो भी इंजॉय इंजॉय करते हैं, फ्लावर को देख करके इंजॉय करते हैं। द सेंट्स एंड द परफ्यूम्स दैट वी सून ओवर। परफ्यूम्स है, सेंट है, जो एक तरह से कहीं ना कहीं हम उसको स्मेल करते हैं, उसका जो है उससे हमें खुशी मिलती है। द रिच कलर्स दैट अट्रैक्ट अस, है ना। कहीं अगर आप वैली ऑफ फ्लावर देखो तो एकदम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फ्लावर होगा, देखेंगे तो आपको लगेगा अरे वाह क्या सुंदर है जो है ना। तो अट्रैक्ट करता है कहीं ना कहीं हमको वो। और आर ऑल देयर एज एन एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट का कलर होना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सेंट प्रोड्यूस करना, तो कहीं ना कहीं आपका ये कह रहा है एड है एक तरह से, जैसे हेल्प करता है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे हेल्प करता होगा? अट्रैक्शन, है ना। खास करके किसको? पोलिनेटिंग एजेंट को, है ना। हो सकता है हम लोग भी पोलिनेटिंग एजेंट हो सकते हैं। कोई फ्लावर को तोड़े, उस वहां पे गए देखने के लिए, हो सकता है कुछ पोलन ग्रेन हमारे बॉडी के साथ भी अटैच हो गया होगा। या फिर जो पर्टिकुलरली पोलिनेटिंग एजेंट आपका होता है, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, है ना, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो वहां पे जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे। खास करके इंसेक्ट, आपको वहां से क्या मिलता है? नेक्टर, पोलन ग्रेन, है ना, वहां से जाएंगे और उसको लेने के लिए जाएंगे और उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा उसके बॉडी से? पोलन ग्रेन। और फिर वो दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो पोलन ग्रेन वहां पे फिर से गिरा देंगे, तो इससे पोलिनेशन हो जाता है। तो कहीं न कहीं अब पोलिनेशन होने के लिए जरूरी जरूरी है पोलिनेशन होना। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो इसका मतलब पोलिनेशन होना जरूरी है। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। कह रहा है कि फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस, सिर्फ हम लोगों के लिए ही वो एग्जिस्ट नहीं करता है ना। ऑल फ्लावर्स प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। A look at the diversity of the structure of the inflorescence. Flowers and floral parts show an amazing range of adaptation to ensure formation of the end products of the sexual reproduction, that is fruit and seeds. कह रहा है कि अगर आप इन्फ्लोरेसेंस का स्ट्रक्चर देखें, फ्लावर्स देखें, फ्लोरल पार्ट्स देखें, है ना, ये अमेजिंग रेंज ऑफ अडेप्टेशन, अलग अलग तरह का एडेप्टेशन है। कोई किस तरह का फ्लावर है, कोई किस तरह का फ्लावर है, ये अलग अलग टाइप का फ्लावर होना, इसका मतलब क्या है? एडेप्टेशन है। उसके लिए वैसा फ्लावर होना, कोई सेपल का पेटल का ट्यूब बनाएगा, कोई जो है बेल शेप होता है, कोई जो है आपका डिफरेंट टाइप का शेप होता है। वो कहीं न कहीं उसके लिए बेनिफिशियल है वैसा शेप लेना, तभी वो नेचर में वैसा बना है। अगर नहीं होता तो फिर वो नहीं बनता वैसा। तो जो भी अलग अलग टाइप का फ्लावर है, अलग टाइप का स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं उस प्लांट के लिए उस टाइप का फ्लावर होना उसके लिए बेनिफिशियल है। और फाइनली आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन प्रोडक्ट क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसके बाद क्या बनेगा फाइनली?
ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा, जायगोट बना, जायगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो मैच्योर होकर के एम्ब्रियो नहीं, अभी जब उस ओवरी में बन रहा है तो सीड सीड बन जाते हैं, ओवरी आपका फाइनली फ्रूट बन जाता है, ओवरी आपका फ्रूट बनता है ना, और सीड आपका, ये ओव्यूल आपका सीड बनता है ना। इसको हम लोग देखेंगे आगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इन प्रोडक्ट है वो फ्रूट एंड सीड है। In this chapter, let us understand the morphology, structure and the process of sexual reproduction in flowering plants. इस चैप्टर में हम लोग मॉर्फोलॉजी के बारे में थोड़ा देखेंगे, है ना, स्ट्रक्चर देखेंगे एंड प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को देखेंगे। मॉर्फोलॉजी इन द सेंस कि यहाँ फ्लावर से रिलेटेड है, फ्लावर का बाहर का पार्ट है ना, यानी कि अगर मान लीजिए पोलन ग्रेन है तो पोलन ग्रेन का बाहर का स्ट्रक्चर किस तरह का है, इस सेंस में मॉर्फोलॉजी यहाँ पर है ना, प्लांट मॉर्फोलॉजी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। फ्लावर्स, a fascinating organ of angiosperm। फैसिनेटिंग ऑर्गन का मतलब, हाँ मतलब जो हमें फैसिनेट करता हो, हमें जो है ना, आनंदित करता हो, जो है उसको, हाँ खुशी एक तरह से जो है प्रोवाइड करता है, देखने से अच्छा लगता है जो है ना। ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विथ फ्लावर्स सिंस द टाइम इमेमोरियल, मतलब एंशियंट, अनंत काल से कह सकते हो, है ना। हमारा, हमारे और फ्लावर के साथ एक रिलेशन है, ह्यूमन का और फ्लावर के साथ, है ना। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज अ सिंबल फॉर conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, etc। कुछ हैप्पीनेस हुआ तो एक फ्लावर दे दिए, कोई दुख हुआ तो भी उसमें फ्लावर, जैसे कोई मान लीजिए कि पास्ट अभी हो गए तो भी जाकर के फूल चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते। तो दुख में सुख में है ना, अफेक्शन, लव, हैप्पीनेस, हर चीज में जो है इसका यूज करते हैं जो हम लोग फ्लावर का। ऑर्नामेंटल, सोशल चीजों में कोई काम कर रहा है वहां पे यूज करते हैं, कोई रिलीजियस फंक्शन है वहां पे फ्लावर का यूज करते हैं सजाने उजाने के लिए जो है ना, कल्चरल कोई इवेंट हो रहा है वहां पे इसका हम लोग यूज करते हैं जो। तो ये सब तो खैर एक आपका है। लिस्ट at least 5 flowers of ornamental value that are commonly cultivated at homes। तो 5 फ्लावर, कोई भी फ्लावर नाम आप ले सकते हो, है ना, कॉमन है। 5 फ्लावर का लिस्ट आप बनाओ कि कौन कौन सा आप अगल बगल में आपके घर में या गार्डन में देखने को मिलता है, जो खास करके ऑर्नामेंटल वैल्यू हो, जिसके पास ऑर्नामेंटल वैल्यू हो, मतलब ऑर्नामेंटल के रूप में हम लोग उसको यूज करते हैं। Find out the name of the 5 more flowers that are used in the social and cultural celebrations in your family। तो ये सब जैसे आप 12th लेवल को जो बच्चे को पढ़ा रहा है उसके लिए कि कलेक्ट करो, देखो, पढ़ो, समझो, है ना। ये सब करना थोड़ा है हमको नीट में जो है। हैव यू हर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर? व्हाट डज इट रेफर्स टू? फ्लोरिकल्चर का मतलब, हाँ बागबानी, फ्लावर का जो है सारे फ्लावरिंग प्लांट को गार्ड कल्चर करना, उगाना, फ्लावर तोड़ना, है ना, उससे जो है तो वो हो गया फ्लोरिकल्चर। जहाँ पे यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स का ही एक तरह से हम लोग कल्चर करते हैं, उसको लगाते हैं, उसको फिर उससे फ्लावर, प्लांट बड़े होंगे फिर उससे फ्लावर मिलेंगे, तो उस फील्ड को हम लोग बोल देते हैं फ्लोरिकल्चर। व्हाट डज इट रेफर्स टू? तो फ्लावरिंग प्लांट्स को कल्चरिंग करना फ्लोरिकल्चर हो जाएगा, है ना। To a biologist, flowers are morphological and embryological marvels and the site of sexual reproduction। बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर सिर्फ वो ऑर्नामेंटल सजाने और है ना शो अप करने के लिए नहीं है, बायोलॉजिस्ट के लिए ये एक ऐसा मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स है ना, एक स्ट्रक्चर है ना, जहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, यानी कि वहां पे होता है, क्योंकि वहीं पे अंडरसियम है, वहीं पे आपका गायनेसियम है, वहीं पे आपका पोलिनेशन होगा, वहीं पे आपका फर्टिलाइजेशन होगा। तो बायोलॉजिस्ट के लिए साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्लावर। इन अर्लियर क्लासेज यू हैव रीड द वेरियस पार्ट ऑफ द फ्लावर। हम लोग जब मॉर्फोलॉजी क्लास
पढ़ रहे थे चैप्टर, तो उसमें फ्लावर का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को पढ़े थे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैसे क्या होता है, कैसे पेटल का अरेंजमेंट होता है, कैसे सेपल का अरेंजमेंट होता है, एवरीथिंग हम लोग पढ़े थे जो। Figure 1.1 will help you recall the part of a typical flower. Can you name the two parts in a flower in which the two most important unit of sexual reproduction develops? इस फ्लावर को देख करके आप इसमें बताइए कि कौन कौन सा दो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो। हाँ, तो ये स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, और समथिंग इज रॉन्ग। चलो, कुछ थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो रही है ना, वो लोडिंग वोडिंग वाला, ये इशू आ रही है, इसलिए अपना आप गायब हो जाएगा। तो फ्लावर में दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन का नाम, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी, है ना, ये ओवरी है आपका। ये मिलके क्या बनाता है? स्टाइल, स्टिग्मा एंड ये आपका ओवरी है, ये मिलके क्या बनाता है? इसको क्या बोलते हैं? कार्पेल या पिस्टिल, क्या बोलते हैं? है ना, कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं। और इसके जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ कार्पेल्स या पिस्टिल को क्या बोलते हैं? एक वर्ल में जब होगा तो गाइनोसियम, एंडोसियम, गाइनोसियम नाम सुने हैं ना? तो कार्पेल्स अगर जैसे बहुत सारे कार्पेल्स हो जाए, है ना, और एक वर्ल में, एक गुच्छे में जो हो, ऐसे करके गुच्छे में हो, तो उसको क्या बोलते हैं? है ना, गाइनोसियम बोलते हैं। और दूसरा जो है वो क्या हो गया? एंथर एंड फिलामेंट। इसको मिलकर के क्या बनता है? ये एस्टामेन। अब बहुत सारे स्टामेन्स एक वर्ल में रहेंगे, तब उसको क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम इसको बोलेंगे। ओके ओके, चूंकि इसको छोटा कर दिए ना, इस वजह से ये हुआ। हाँ ठीक है, ठीक है, तो इसको समझ जाएंगे। तो दो इम्पोर्टेंट पार्ट फ्लावर में, कंप्लीट फ्लावर में कौन कौन सा पार्ट होना जरूरी है? बताओ, सब लोग, आप लोग पढ़े हैं। कंप्लीट फ्लावर कब बोलेंगे? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फ्लावर 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 कंप्लीट फ्लावर कब बोलते हैं? जब चार कंपोनेंट हो उसके पास। चार कंपोनेंट होते फ्लावर में, नाम बताइए फटाफट। कैलिक्स, एंड्रोसियम, है ना, गाइनोसियम। आउटर मोस्ट में कौन रहता है ना, कैलिक्स सबसे बाहर में रहता है, और सबसे अंदर में। हाँ, तो ये आउटर साइड में रहेंगे, आउटर मोस्ट। और ये यानी कि सेंटर में, है ना, यानी कि सेंटर में कौन रहेगा? गाइनोसियम। तो जब कैलिक्स भी रहे, कोरोला भी रहे, एंडोसियम भी रहे, गाइनोसियम भी रहे, तब उसको बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर। अगर इसमें से कोई एक कंपोनेंट गायब हो जाए, तब उसको बोलेंगे
इनकम्प्लीट फ्लावर। तो अगर इसमें अभी कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गायनोसियम है तो ये कैसा है, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल, है ना? क्योंकि एंडोसियम मेल पार्ट हो गया और गायनोसियम फीमेल, तो फीमेल भी है मेल भी है, तो इसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। अगर इनकम्प्लीट हो रहा है इसका मतलब या तो गायनोसियम गायब हो गया, मेनली इसी को गायब करते हैं, ये सब जनरली रहते हैं। अगर गायनोसियम गायब हो गया तो मेल फ्लावर, तो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर हो जाएगा। और अगर एंडोसियम गायब गायब हो जाए तो यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, है ना? तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर को इनकम्प्लीट फ्लावर भी बोलते हैं। ये मॉर्फोलॉजी में हम लोग पूरा चर्चा किए हैं, ठीक है, बताए भी थे। तो उसको एक बार फिर से देखना, चूंकि आप नहीं बता रहे हो आप लोग। फ्लावर कंप्लीट कब बोलेंगे, इनकम्प्लीट बोलेंगे? नहीं, ये चीजें मिसिंग है। मैं वहां पे भी, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो ये सब, अभी अब कुछ कुछ पढ़ रहे हैं, पहले ये लोग इतना ढंग से नहीं पढ़ रहे थे। तो पढ़ने का क्या मतलब कब हुआ, जब हम आंसर भी करें। नो डाउट आप पढ़े हैं, समझे हैं, फिर से दोबारा देखेंगे तो आपको याद आ जाएगी, लेकिन हमको आंसरेबल होना है, उस तरह से पढ़ना है। पढ़ लिए, हमारी समझ बन गई, ठीक है, फिर दोबारा पढ़ेंगे, फिर हम वो चीजें रिमाइंड कर लेंगे, लेकिन उसको माइंड में रखना है, रिकॉल भी कर पाए, ऐसा करना है, ऐसा पढ़ाई करना है कि हाँ सर पूछे तो फटक से रिकॉल भी कर लिए। अब पढ़ लिए और रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो हमको भी लगता है हमारा मेहनत जो है सब बेकार हो जा रहा है ना? तो रिकॉल करने की कैपेसिटी डेवलप करना है, ठीक है। उसके लिए कैसा क्या करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन, एमसीक्यू क्वेश्चन बनाना है, डीपीपी बनाना है, मॉड्यूल का क्वेश्चन बनाना है, ये सब जो है। तो चलो, तो आपका दो जो पार्ट है वो कौन कौन सा फ्लावर का मेन पार्ट है, कह रहा है कि कैन यू नेम द टू पार्ट्स इन अ फ्लावर इन विच द टू मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप, एंडोसियम एंड गैनोसियम। तो ये हो गया ग्रुप में अगर बात करें तो, लेकिन इसका अगर इंडिविजुअल मेंबर की बात करेंगे तो क्या होगा, एंड्रोसियम का इंडिविजुअल मेंबर स्टामेन। इंडिविजुअल मेंबर अगर पूछे एंड्रोसियम का तो स्टामेन। गैनोसियम का जो इंडिविजुअल मेंबर, नो, नो, पिस्टिल या कार्पेल। कार्पेल का पार्ट न है, ये जो हम बनाते हैं, ये जो बनाते हैं ऐसे करके, और ये ऐसे करके बनाते हैं, ये कार्पेल है, ये कंप्लीट कार्पेल है। इसका पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, इसको बोलते हैं ओवरी। ये तीनों मिला के बोलेंगे तब इसको हम लोग बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल, है ना? या पिस्टिल बोलते हैं, है ना? तो खाली स्टाइल स्टिग्मा नहीं बोलना है। गायनोसियम का जो इंडिविजुअल मेंबर होगा, वो आप कहेंगे कि अब तुम्हारे फैमिली का इंडिविजुअल मेंबर क्या है, तब बोल दोगे क्या ये यासिर, और क्या यासिर है, यासिर का खाली हाथ बोल दोगे तो हो जाएगा? पूरा यासिर बोलना पड़ेगा। अब यासिर का कोई एक कंपोनेंट बोलोगे तो कैसे होगा? है ना? है ना? इस फैमिली का ये यासिफ, यासिर एक मेंबर है ना? या फिर समी, समी एक मेंबर है। आप समी को बोल दो उस फैमिली का भाई, मान लीजिए इनके पापा का या जो भी नाम हो जाए, फलाना फैमिली का मेंबर कौन कौन है, तो हैंड ऑफ समी, हैंड ऑफ समी, तो ये नहीं ना होगा। या फिर खाली बोल दोगे हेड ऑफ द समी, तो नहीं, पार्ट नहीं बोलना है, पूरे का एक मेंबर है, मिला के जो यूनिट बनता है कार्पेल, कार्पेल उसका मेंबर है। अब कार्पेल का कौन कौन सा पार्ट है वो अलग बात है ना? तो गायनोसियम का जो इंडिविजुअल मेंबर है वो कार्पेल है, तभी ना बहुत सारे कार्पेल मिलकर के गायनोसियम बनाता है। अब कोरोला का बताओ मेंबर क्या है, इंडिविजुअल मेंबर कोरोला, पेटल। कैलिक्स का इंडिविजुअल मेंबर सेपल, बहुत सारे सेपल मिलकर एक वर्ल में रहेंगे तो कैलिक्स बनाएंगे, बहुत सारे पेटल मिलके कोरोला बनाएंगे, एक वर्ल में रहेंगे तो, है ना? गेमोपेटलस जब वो फ्यूज हो जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो फ्यूज ही हो, सब मिलकर का इन द सेंस कि आप जैसे ये सब देखो आपस में फ्री है, ये मिलके ना एक पाम बनाया समथिंग ऐसा। अब तो ये ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, तो सब मिलके मतलब हम ये नहीं बोले कि सब मिलके तुम पूरा सट गया सब,
है ना, हम ये नहीं बोले सटा भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है। अब वो क्या है, वो तो अलग अलग फ्लावर में अलग अलग कंडीशन में रहता है। तो ये चलो, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं। अब यहाँ से मेन जो है टॉपिक आपका स्टार्ट होता है, जो यहाँ से मेन चीज हमको पढ़ना है ना। अभी तक तो बस खाली भूमिका चल रहा था और प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे मॉर्फोलॉजी में थोड़ा था। अब यहाँ से स्टार्ट होता है प्रॉपर टॉपिक, प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। यानी कौन कौन सा स्ट्रक्चर और क्या क्या इवेंट होता है प्री फर्टिलाइजेशन में, यानी कि मेल गैमीट, यानी कि जो आपका पोलन ग्रेन में जो गैमीट बनेंगे, और ओव्यूल में जो आपका एम्ब्रियो सैक में जो गैमीट रहेगा, उसके फ्यूजन से पहले, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन से पहले का क्या क्या इवेंट्स है, क्या क्या स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे इन्वॉल्व है। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन ए प्लांट, द डिसीजन that the plant is going to flower has taken place. कह रहा है much before the actual flower is seen on plant, the decision that plant is going to flower has taken place. मतलब फ्लावर अब उस पे आना है, इसका मतलब नहीं कि जब फ्लावर आएगा उसी समय तुरंत फ्लावर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उससे पहले बहुत सारे उसमें इवेंट्स होते हैं। अब जैसे देखो फ्लावर आते हैं तो क्या होता है, सूट एपिकल मेरिस्टम किसमें कन्वर्ट होता है ना, ये आपका सूट एपिकल मेरिस्टम है, और वो कन्वर्ट होता है फ्लोरल मेरिस्टम। ये आपका सूट एपिकल मेरिस्टम है ना, इसमें कन्वर्ट हो जाता है ये, है ना। फ्लोरल कह सकते हो, फ्लोरल जो है मेरिस्टम में कन्वर्ट होता है ना। अब इसमें से फिर फ्लावरिंग आना शुरू होगा, और फिर जो है यहाँ पे फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे मान लेते हैं कि इस तरह का ये बना, और यहाँ पे आपका ऐसे करके ना, ऐसे करके यहाँ पे आपका इस तरह का, है, इस तरह से फ्लावर बन जाएगा। तो फ्लावर बन गया, वो तुरंत नहीं हो गया, उससे पहले यहाँ पे चल रहा है, डिसीजन लिया गया कि भाई चलो पहले इसको मेरिस्टम बनाओ, फ्लोरल मेरिस्टम बनाओ, ताकि जब फ्लोरल मेरिस्टम बनेंगे तब जाकर के फिर वो फ्लावर बनाएंगे। अब उससे जो सेल डिवीजन करेंगे तो वो उससे फ्लावर बनेंगे। इससे सेल डिवीजन होता है तो लीफ बनता है, लीफ प्राइमोर्डियम आर के, है ना। बट इसका जब डिवीजन होगा तो अब फ्लावर का पार्ट बनेंगे, सेपल, पेटल, स्टामेन, कार्पेल, ये सब बनेंगे। तो मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन द प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस, है ना। उससे पहले ही जो है लिया जाता है। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेज आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोर्डियम। जैसे यहाँ पे लीफ प्राइमोर्डियम बनता था, अगर यहाँ पर हम दिखाएं लीफ प्राइमोर्डियम कैसे बनता था। लीफ प्राइमोर्डियम किसको बोलते थे, कुछ याद है ना। यहाँ पे मान लेते हैं नोड है, यहाँ पर भी नोड है, यहाँ पे क्या बना, लीफ। और ये लीफ एक्चुअली यहाँ पे प्राइमोर्डियम जैसा बना रहता है, छोटा छोटा, है ना, ऐसे करके बना रहता है। और ये लीफ फाइनली जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फिर हरे यहाँ पे फिर नोड बनते जाएंगे, है ना। हाँ, ये फिर छोटा छोटा, यही लीफ जो है आपका मेच्योर होकर के ये बन जा रहा है, और फिर ये मेच्योर होकर के ऐसा बन जा रहा है। तो ये आपका जो छोटा छोटा बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, लीफ मोडियम। उसी तरीके से जब फ्लोरल प्राइमोडियम बनेंगे, ये मान लेते हैं आपका ऐसे करके है, तो यहाँ पे फ्लोरल प्राइमोडियम ऐसे करके बनेंगे पहले, है ना। क्या बनेंगे, फ्लोरल प्राइमोडियम बनेंगे, यहाँ पे आपका फ्लोरल मेरिस्टेम है। अब फिर ये डेवलप होकर के, सोचो ऐसा करके समथिंग, ये कैलिक्स बनाएगा, है ना, ऐसे करके कैलिक्स बनाएगा। वो कैलिक्स क्या है? एक प्रकार का लीफ ही है। कैलिक्स एक प्रकार का मॉडिफाइड लीफ है। अब वो लीफ ना होकर के वो समथिंग कैलिक्स जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, है ना। अब वो भी एक पर्टिकुलर नोड पे बनेंगे। अब फिर जो है पेटल है, पेटल भी एक प्रकार का लीफ बनाता अगर यहाँ रहता तो, लेकिन अब वहां लीफ ना बना करके ये पेटल बन रहा है जो कलरफुल होता है। हालांकि ये इसको हमको बनाना चाहिए था ग्रीन। तुम लोग समझ जाओगे कि ये ग्रीन बनाया तो ये मत सोचना कि ये ग्रीन कलरफुल होता है। ये सेपल हमेशा
है ना, ग्रीनिश कलर का देखने को मिलेगा। इसके ऊपर जो है आपका पेटल बनता है, जो कलरफुल होता है वो अलग अलग कलर का होता है, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके। और फिर यहाँ पे तुम्हारा गैनोसियम बनेंगे, और फिर यहाँ पे तुम्हारा, है ना, ऐसे करके स्टामेन बनेंगे, और ये कार्पिल बनते हैं। तो ये लीफ प्राइमोडियम है यहाँ, ये सॉरी फ्लोरल, फ्लोरल प्राइमोडियम। फ्लोरल प्राइमोडियम आपका लीफ का सारा कंपोनेंट बना रहा है। फ्लोरल प्राइमोडियम क्या बना रहा है? लीफ का कंपोनेंट बना रहा है। तो देखो एनसीईआरटी में ये छुपी हुई है लाइन, फ्लोरल प्राइमोडियम। आप ये चैप्टर पढ़े थे तो क्या ये बात को ध्यान में था कि फ्लोरल कंपोनेंट कौन बनाता है? नहीं था ध्यान में। तो देखो कहाँ कहाँ लाइन छुपा हुआ है। एक एक लाइन को अगर ढंग से हम पढ़ेंगे तभी चीजों को समझ पाएंगे। फ्लोरल प्राइमोडियम फिर डेवलप करेगा सेपल, पेटल, स्टामेन एंड कार्पेल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लो इसको। सॉरी, चलो कोई ना, फ्लोरल प्राइमोडियम ही बनाएगा। चलो, इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स, है ना। इन्फ्लोरेंस, inflorescence are formed which bear the floral buds and then the flowers। क्या समझे इसका मतलब? जैसे बर्ड होते हैं तो जो आप चाइना चाइना रोज में देखे होंगे, ऐसे करके रहते हैं, और पहले ऐसे करके बर्ड के रूप में सब इसके अंदर सारा फ्लोरल पार्ट रहते हैं, और फिर बाद में जाकर के ये खिलता है, तब इसमें फिर जाकर के आपका ऐसे करके फ्लावर सब बन जाते हैं ऐसे करके। पहले ये ऐसे करके कवर रहेंगे छोटा सा, तो पहले बर्ड बनते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या कह रहा है? इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है कि ये फ्लोरल एक्सिस है ना, इस पे पहले क्या रहेंगे? बर्ड। यहाँ पे अब बर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? कैलिक्स। कैलिक्स का काम क्या है? फ्लोरल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। कब? बर्ड कंडीशन में। तो ये पहले ऐसे कंडीशन में है। ये मान लेते हैं ऐसे कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में, तो ये इन्फ्लोरेसेंस हो गया, है ना। फ्लावर का अरेंजमेंट को ऑन फ्लोरल एक्सिस नोन एज इन्फ्लोरेसेंस, है ना। अलग अलग फ्लावर कैसे एक्सिस पे अरेंज्ड है, एक्रोपेटल है, बेसी पेटल है, इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो अभी ये किस कंडीशन में है? बर्ड कंडीशन में। और फिर ये, और अगर आप ऐसे देखें तो ये मान लेते हैं फ्लोरल एक्सिस है। अब इस पे जो है आपको फ्लावर आ जाएंगे, ये सब खिल जाएंगे, है ना। ये ऐसे करके आप खिल जाएंगे सब, यही कन्वर्ट होकर के ऐसे समथिंग हो गया, ये ऐसे करके। ठीक है, तो ये मीनिंग समझिए क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। द इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर्स। फिर उसके बाद बर्ड जो है फिर डेवलप हो जाएगा आपको फ्लावर में। In the flower, the male and female reproductive structure, the androecium and the gynoecium differentiate and develop। और इन द फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। मेल कौन है? एंड्रोसियम एंड, और जो फीमेल है वो गाइनोसियम। You would recollect that the androecium consists of whorl of, एंडोसियम कंसिस्ट ऑफ whorl of, आपको बोलना चाहिए स्टामेन्स, है ना, representing the male reproductive organ, and the gynecium represents the female reproductive organs। इसमें ये वर्ल्स ऑफ स्टामेन जहाँ पे लिखा है यहाँ पे भी लिख सकते थे वर्ल ऑफ कार्पेल, है ना, लिख सकते थे। चलो कोई बात नहीं है। तो एंडोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया और गायनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब थोड़ा सा जल्दी फास्ट करते हैं। स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन ग्रेन। फिगर 1.2a।
है ना। इसको देखते हैं फिर हम लोग रीडिंग देंगे। 1.2 है ना। आप बताते जाओ ये क्या है। एस्टामेन है। एस्टामेन में ये जो पोर्शन है ये क्या है आपका। ये एंथर है ना। और हाँ, एन, एंथेरोजोइड कहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं, वो टेरिडोफाइटा तक। टेरिडोफाइटा तक ही वो गेमिट जो होते हैं ना, मेल गेमिट, वो होता है टेरिडोफाइटा तक पढ़ते हैं हम लोग, है ना। इसमें पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। पोलन ग्रेन गेमिटोफाइट होंगे, है ना। अब पोलन ग्रेन, हाँ, पोलन ग्रेन के अंदर फिर गेमिट बनते हैं, जब पोलन ट्यूब बनेगा तब। कोई नहीं। ये पार्ट क्या हो गया, फटाफट बताते जाइए। फिलामेंट। फिलामेंट और एंथर मिलके क्या बनाएंगे, एस्टामेन, है ना। अब इसको यहाँ पे मान लेते हैं कट कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया, तो कट करके यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे भाई क्या है ना। यहाँ पे फिलामेंट भी आपका लिखा हुआ है, इसको स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक। अब इसको कट कर दिया तो इसमें देखा कि दो लोब है। एक ये लोब हो गया, दूसरा ये लोब हो गया। अब एक लोब के अंदर भी देखा कि भाई दो थीका है ना। एक थीका ये पर है, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे करके, है ना। दो को थीका। तो बाइलोब्ड एंथर कैसा है, दो लोब, हर लोब में मत, है ना, फ्यू थीका, है ना। तो टेट्राथीकस। एंथर कैसा हो गया, बाइलोब्ड एंड टेट्राथीकस। और इसके अंदर आपके माइक्रोस्पोर बनेंगे, और माइक्रोस्पोर फिर यहीं पे माइटोसिस कर करके पोलन ग्रेन्स बनाते हैं, है ना। और थीका जो है, जो चेम्बर है आपका, वो बाद में पोलन ग्रेन रहते हैं, इसलिए इसको मैच्योर होने को, हाँ, माइटोसिस करेंगे, है ना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है वो देखेंगे। माइक्रोस्पोर स्पोर जब फॉर्मेशन होता है वहां मियोसिस होता है, लेकिन स्पोर फिर माइटोसिस करके पोलन ग्रेन बनाता है, ये समझना है। कोई नहीं। तो ये हो गया आपका पोलन सेक। पोलन सेक में क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन। और सेक मतलब एक तरह से थैला, तो उस थैले में क्या रखा हुआ, पोलन ग्रेन। और ये है लाइन ऑफ डेहिसेंस, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये समझो ऐसा है। और यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे फट फटना शुरू हो जाए, तो जहां से फटना शुरू हो जाएगा पहले यहाँ पे एक हल्का सा मार्क जैसा रहेगा, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा सूचर जैसा गड्ढा जैसा रहेगा, फिर यहीं से ये बाद में जब मेच्योर हो जाएंगे तो यहीं से ये फट जाएंगे, यहीं से ये फट जाएंगे। इसलिए लिखा हुआ लाइन ऑफ डेhiscence। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा फट जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा फट जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फट जाएगा। इसलिए पोलन ग्रेन बाहर निकलते हुए दिखा रहा है। तो फिगर आपने ए एंड बी देख लिया। अब इसको हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट में जो है क्या लिखा हुआ फटाफट देखते हैं। So that the two part of the typical stamen, the long and cylinder stalk called filament, and the terminal generally bilobed structure called the anther. Bilobed, the proximal end of the filament is attached to the thalamus or petal of the flower. What did you get from this line? Very good. थैलेमस। प्रॉक्सिमल जो थैलेमस से जो मेन प्लांट बॉडी है, यहाँ पे थैलेमस है। तो थैलेमस एक तरह से मेन एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो उस एक्सिस के नजदीक में जो भी पार्ट है, जैसे हमारा बॉडी है, तो हमारा बॉडी का मान लीजिए हाथ अगर निकल गया, स्टामेन मान लेते हैं ये, तो ये फ्लावर है या एंथर है यहाँ पे। तो हमारा एक्सिस के नजदीक में कौन है, ये आर्म है ना। तो इसको बोलते हैं ये प्रॉक्सिमल में है। और ये जो फिंगर उंगर है वो डिस्टल में, क्योंकि हमारे बॉडी से दूर है। तो जो बॉडी से मेन एक्सिस से दूर हो, डिस्टल, और जो उसके नजदीक में है उसको प्रॉक्सिमल। तो प्रॉक्सिमल में कौन रहता है, ये थैलेमस पे मान लेते हैं, ये ऐसे करके थैलेमस है, ये आपका मेन प्लांट एक्सिस होता है। और यहीं पे आपका ये फिलामेंट ऐसे लगा हुआ है। तो नजदीक में ये, और दूर में आपका ये एंथर है ना। यही लाइन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद, ठीक है, पीवाईक्यू में, कि आपका डिजिटल में कौन होता है, प्रॉक्सिमल में कौन होता है, ठीक है। तो
द proximal end of the filament is attached to the thalamus और petal of the flower. पेटल थैलेमस भी से बोल रहा है कि थैलेमस से भी अटैच हो सकता है और बोल रहा है पेटल से भी अटैच हो सकता है। पेटल से अटैच मतलब कोरला मतलब वही पेटल। कोरला क्या है? पेटल ही तो है एक्चुअली, ग्रुप ऑफ पेटल को कोरला बोलते हैं। तो कुछ जो है जैसे मान लेते हैं ये आपका पेटल है, ये आपका ऐसे करके पेटल है ना। और ये पेटल से यहाँ पे आपका थैलेमस पे लगा हुआ है, ये थैलेमस पे लगा हुआ है। तो कुछ तो एक फ्लावर हो एंड जो आपका स्टामेन होगा वो डायरेक्ट स्टामेन से निकल गया, ऐसे करके बनाया हुआ है, ठीक है। अब कुछ जो स्टामेन है वो यहाँ से निकलेगा, थैलेमस से निकलेगा, बट वो इसके साथ फ्यूज्ड रहेगा, इसके साथ फ्यूज रहेगा और फिर बाद में जाकर के वो अलग हो जाएगा। तो कुछ दूर तक वो यहाँ से यहाँ तक पेटल से फ्यूज्ड है, पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ पर है, वो समथिंग ऐसा फ्यूज्ड रहेगा, है ना। तो जब पेटल से फ्यूज्ड है तो उसको क्या बोलते हैं? एपीपेटलस कंडीशन। एपीपेटलस याद आ रहा है? एपीपेटलस मॉर्फोलॉजी में पढ़े थे एपीपेटलस। आगे पढ़े थे एपिटेपलस, है ना, या एपीफाइलस भी पढ़े, ये पढ़े थे जो है। तो वो जब पेटल से फ्यूज्ड है, पेटल के ऊपर है, तब उसको बोलते हैं एपीपेटलस, है ना। या अगर वो डायरेक्ट खाली थैलेमस है और बाकी किसी से फ्यूजन नहीं है, जैसे ये मान लेते हैं यहाँ पे थैलेमस है और ये एकदम डायरेक्ट ऐसे निकला हुआ है, तो किसी से फ्यूजन नहीं किया है। लेकिन अगर ये यहाँ पे सट जाए दोनों एकदम, ये भी यार ये सटा हुआ है, तब इसको बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन। तो वही बोल रहा है कि आपका अटैच टू द थैलेमस और पेटल ऑफ द flower. The number and the length of the stamens are variable in flowers of different species. नंबर भी डिफरेंट हो सकता है, एक फ्लावर में हो सकता है दो ही अंतर हो सकता है किसी में चार हो सकता है किसी में 10 हो। लेंथ बड़ा छोटा हो सकता है, इवन एक फ्लावर में ही कुछ स्टामेन आपका बड़ा बड़ा हो सकता है और कुछ स्टामेन आपका छोटा हो सकता है। किसमें पढ़े थे एग्जाम्पल? फिलामेंट का लेंथ छोटा बड़ा हो सकता है सेम फ्लावर में। सेम फ्लावर में एक क्वेश्चन एक तरह से मान लो, है ना, ये आपका थैलेमस है, याद करो। है ना, ये देखो ऐसे करके पढ़े थे, याद है मॉर्फोलॉजी में। ये किसका एग्जाम्पल बताए थे और ये किसका एग्जाम्पल बताए थे? ये बताए थे मस्टर्ड। मस्टर्ड में बताए थे कि चार जो होते हैं स्टामेन, है ना, उसका फिलामेंट लंबा लंबा होता है ना। 4+2 अरेंजमेंट इसमें बताया गया है ना। चार बड़े, चार लंबे लंबे होते हैं, दो जो है छोटे छोटे होते हैं। तो फिलामेंट का इवन नंबर वेरी कर ही रहा है, फिलामेंट का लेंथ भी आपका वेरी कर सकता है फ्लावर टू फ्लावर। अब विद इन द फ्लावर एक हो सकता है कि ये जो आपका दूसरा फ्लावर है उस पे इससे भी बड़ा बड़ा एंथर हो, है ना। हाँ, इसका छोटा छोटा है। तो ये दो अलग अलग फ्लावर में एंथर, तो फिलामेंट का साइज आपका वेरी कर ही रहा है। विद इन द फ्लावर आपका फिलामेंट का साइज भी वेरी कर सकता है। लेंथ देखो एक ही फ्लावर है, कुछ बड़ा है कुछ छोटा है। तो ये आपका मस्टर्ड में मिला था और ये हम लोग पढ़े थे सेल्विया में पढ़े थे, है ना। सेल्विया में देखे थे। याद रखना चाहिए सब, ये सब आप इस कंडीशन में आप याद नहीं रखोगे तो फिर कब याद रखोगे भाई? याद होना चाहिए एक एक चीज, एकदम फटाफट जवाब आना चाहिए। अब देखो आगे, if you were to collect a stamen each from a 10 flowers, each form different species and arrange them on slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature. कह रहा है कि आप 10 गो फ्लावर ले लो, 10 फ्लावर का आप स्टामेन कलेक्ट करो और उसके स्लाइड पर रख के देखो, कोई बड़ा कोई छोटा कोई मिडिल साइज का हर अलग अलग मिलेगा। Careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagram would illustrate the range in shape and the attachment of the answer in different flower, है ना। आपको फिर वहां पर स्पष्ट रूप से दिखेगा कि वो थैलेमस से अटैच्ड है कि पेटल से अटैच्ड है ना, और उसका शेप कैसा है, लेंथ फिलामेंट का कितना छोटा बड़ा, ये सब आपको दिखेगा। A typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having two theca. हर एक लोब में दो थीका होगा। दे आर डाइथेकस। Often a longitudinal groove runs
लेंथ वाइज एक है ना, जैसे ग्रूव होते हैं, ये ग्रूव है, यहाँ पे क्या है, ग्रूव है। तो हर एक जो लोब है वहां पे एक ग्रूव बने रहते हैं। अब ऊपर से नीचे जो है वो ग्रूव बना हुआ रहता है, और वहीं से फिर वो फटेंगे बाद में। तो कह रहा है कि ऑफन ए लॉन्गिट्यूडल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। और ये देखो थीका को सेपरेट कर रहा है ना। जैसे ये मान लेते हैं एक लोब है, ये मान लेते हैं एक लोब है, तो एक ये थीका हो जाएगा और एक ये थीका हो जाएगा। इसको सेपरेट कौन कर रहा है, तो ग्रूव। इसमें जो ग्रूव है उसको दो थीका बना दिया, बट है ये एक ही लोब। Let us understand the various type of tissue and their organization in the transverse section of anther. फिगर 1.3a। इसमें टिश्यू अगर हम देखें तो क्या क्या टिश्यू के बारे में नॉलेज है आपको, कौन कौन सा टिश्यू होता है। सबसे बाहर में अगर ये थीका को आप सेक्शन कट करेंगे और टिश्यू देखेंगे, तो ये आपका देखो एपिडर्मिस लेयर है सबसे बाहर में, है ना। उसके उसके बाद इंडोथेसियम, उसके बाद मिडिल लेयर्स, है ना। मिडिल लेयर आपका देखो एक से दो दो लेयर बना के दिखाया हुआ है, ये है ना, यहाँ से यहाँ तक मिडिल लेयर है ना। उसके बाद आपका टेपेटम है, उसके बाद क्या है, टेपेटम है। इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट होता है ना। एक से ज्यादा प्रेजेंट हो जाता है। एक से ज्यादा न्यूक्लियस कैसे हो सकता है, एक से न्यूक्लियस कैसे बना हुआ होगा, नहीं। जैसे मान लेते हैं कि ये सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस है। अब ये जब सेल डिवीजन होता है, इसमें पहले क्या होता है, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। अब सोच लो इसमें दो न्यूक्लियस तो बन गए, माइटोसिस हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, बट साइटोकाइनेसिस absent हो नहीं हो गया, तो इसीलिए इस सेल में दो न्यूक्लियस हो गया। हो सकता है फिर और डिवीजन हो जाए, अब फिर से साइटोकाइनेसिस ना हो, तो हो सकता है चार न्यूक्लियस हो जाए, है ना। तो मोर देन, है ना, एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जो हमें आगे देखेंगे। और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है ना। यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे, ये सब, तो ये सब आपका टेपेटम जो है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड देने का काम करता है। और एपिडर्मिस तो हमेशा हमेशा क्या रहता है, बाहर में ही रहता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, चाहे वो स्टेम की बात करो, लीफ की बात करो, रूट की बात करो, चाहे हाँ वो भी प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। वो भी जो है वो आपका जो बनते हैं ना, स्पोरोपोलेनिन, एक्साइन, ये सब वर्क फॉर्मेशन करते हैं, तो वो यहीं से सेक्रेट होकर के वो जाते हैं, वो देखेंगे। तो डायग्राम देख लिया, डायग्राम देख लिया, तो अब टेक्स्ट पढ़ने में थोड़ा फिर समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है। द बाइलोब्ड नेचर ऑफ द एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसफर सेक्शन, यहीं से पढ़ना था ना, हाँ यहीं से पढ़ना था। सेक्शन ऑफ द एंथर, द एंथर इज अ फोर साइड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, है ना, चार को दिख रहा है, एक दो तीन चार स्ट्रक्चर, कंसिस्टिंग ऑफ द फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर। अब इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, क्योंकि स्पोर जहाँ कहाँ बनते हैं, स्पोरेंजिया में। स्पोर कहाँ बनते हैं, स्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोर बनेंगे तो उसका नाम रख देंगे माइक्रो स्पोरेंजिया। तो यहाँ पे चारों कॉर्नर पे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। टू इन ईच लोब, हर एक, यानी कि एक माइक्रोस्पोरेंजिया हर एक थीका में, है ना। क्योंकि डाइथिकस है, एक लोब जो है आपका डाइथिकस है, तो हर एक थीका में एक तरह से एक स्पोरेंजियम प्रेजेंट होगा और वहां माइक्रोस्पोर बनेगा। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेक्स। तो माइक्रोस्पोरेंजिया ही डेवलप होकर के बन जाते हैं पोलन सेक्स। तो माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर। अब जब माइक्रोस्पोर मेच्योर हो जाएंगे तो वो बन जाएंगे, माइटोसिस करेंगे तो पोलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोरेंजिया का नाम क्या हो जाएगा, पोलन सेक्स। मान लेते हैं ये आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है ना। इसके अंदर जो है आपका माइक्रोस्पोर बना, क्या बना, माइक्रोस्पोर बना। अभी पोलैडी उलैडी की बात हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी चर्चा करेंगे तो कंफ्यूजन होगा। वैसे बताओ कितना होता है माइक्रोस्पोर पोलैडी लेवल,
गड़बड़ हो गया ना। चलो, ठीक है, अब ये जब मैच्योर होगा, है ना, आफ्टर मैच्योरेशन, यही माइक्रोस्पोरेंजिया का नाम क्या रख देंगे? पोलन सैक, है ना। और इस माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होगा, है ना। और ये बन जाते हैं पोलन ग्रेन। और इसकी पोलैरिटी हम लिख देते हैं एन। अब कैसे होगा वो बताएंगे। एस्पोर हमेशा मियोसिस से बनता है। एस्पोर हमेशा मियोसिस से बनता है, तो यहाँ पे एस्पोरोजेनस टिश्यू होंगे। पोलन ग्रेन, पोलन मदर सेल्स, मियोसिस होगा। पोलन मदर सेल, या उसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं, है ना। माइक्रोस्पोर बनेंगे मियोसिस। हाँ, वो देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। हाँ, अभी तो खैर इस स्टेप को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। ये तो आगे पढ़ेंगे कैसे होता है। तो पहले माइक्रोस्पोर बना, जैसे एक सेल बन गया। अब जो एक सेल है, ये अभी एक ही न्यूक्लियस है ना। अब ये माइटोसिस करेगा, है ना। यानी कि एक तरह से यही तो स्पोर जन माइक्रोस्पोर है। स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाता था? स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाता है? गेमिटोफाइट, SGJS, है ना। SGJS। तो माइक्रोस्पोर हो चाहे मेगा स्पोर हो, है तो स्पोर ही ना। तो वो जर्मिनेट जर्मिनेट एक्चुअली कुछ जो है सॉइल पर जर्मिनेट करता है। लेकिन ये पोलन ग्रेन पूरी तरह से गेमिटोफाइट डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट पे। तो ये पोलन जो सैक है ना, ये माइक्रोस्पंज या वहीं पे जर्मिनेट क्या करेगा, माइटोसिस होकर के एक स्ट्रक्चर बना देता है पोलन ग्रेन। उसी को बोल देते हैं मेल गेमिटोफाइट, है ना। तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि माइटोसिस होगा तभी तो दो सेल का पोलन ग्रेन बना है, और तीन सेल स्टेज का जो है पोलन ग्रेन बना है ना। ये टू सेल स्टेज का पोलन ग्रेन है, और ये थ्री सेल का होता है। 60% में ये दिखता है, अब 40% में ये दिखता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट गैमीट बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी गैमीट बना हुआ नहीं है। ये जब पोलन ट्यूब बनेगा उस समय यहाँ पे ये फिर माइटोसिस करेगा और दो गैमीट बनाएगा, है ना। तो माइटोसिस होगा तभी पोलन ग्रैंड बनते हैं, तो यही माइटोसिस होकर के बनाया। अब यहाँ पे एक माइटोसिस अगर दो स्टेज का होगा, एक माइटोसिस तीन सेल स्टेज का होगा तो दो माइटोसिस, दो माइटोसिस करना पड़ेगा, है ना। तो गैमिट बनाने के लिए कहा, चाहे ये हो, दो माइटोसिस करना ही पड़ता है ना। गैमिट बनाने के लिए कम से कम दो माइटोसिस होना पड़ेगा, तभी जाकर गैमिट बनेगा। फर्स्ट माइटोसिस में तो जनरेटिव सेल बन के रह गया, है ना। अब सेकेंड माइटोसिस में यहाँ गैमिट बना है, इसमें भी जब दो गैमिट बनेंगे तब फिर माइटोसिस हो जाएगा। इसीलिए दो माइटोसिस होना जरूरी है गैमिट बनने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। जो अभी मैं बोल रहा हूँ ये फिर बाद में भूल भूल जाओगे। दो माइटोसिस होगा तब जाकर के गैमिट बनेगा। फर्स्ट माइटोसिस में वेजिटेटिव सेल है, जनरेटिव सेल है। हाँ, तो यानी कि यहाँ पे आने तक में एक तरह से देखा जाए तो सेकेंड माइटोसिस हो गया, माइटोसिस वन हो गया, और इसमें माइटोसिस दूसरा भी हो चुका है। बट इसमें भी माइटोसिस दूसरा होना बाकी है। ये कब होगा? जब पोलन ट्यूब बनेगा उस समय, है ना। उस समय, है ना, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन के दौरान। ठीक है। तो दे extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains, है ना। तो कह रहा है the microsporidia develops further and becomes pollen sacs, ठीक। they extend longitudinally all through the length of the anther and are packed with pollen grains। और ये जो पोलन सैक है वो पोलन सैक खाली यहाँ पे टिप पे नहीं है। पोलन सैक, इस कलम को अगर पेन को खोल दो तो पोलन में वो पूरा डीप तक सैक फैला हुआ है।
है ना, और उसमें यहाँ से भी पोलन ग्रेन है, हर जगह पोलन ग्रेन है भरा हुआ है। ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। In a transverse section, a typical microsporangium appears near the circular in outline, है ना। टिपिकल जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं वो सर्कुलर इन शेप में आपको दिखेगा। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, है ना। जो फिगर हम लोग 1.3 बी में देखे थे, एपिडर्मिस आउटर है, उसके बाद इंडोथेसियम है, उसके बाद मिडिल लेयर्स है, एंड लास्ट में आपका टेपिटम है। लास्ट में आपका क्या है? टेपिटम है। The outer 3 wall layers perform the function of protection। जो लास्ट तीनों लेयर था, कौन कौन? एपिडर्मिस, एंडोथेसियम एंड मिडिल लेयर, है ना, सब मिलके एक प्रोटेक्शन का काम करता है। एंड हेल्प इन डेसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन ग्रेन। और जब पोलन ग्रेन बन जाएंगे तो वो तीनों फिर टिश्यू जो है ना, डेस करते हैं, फटते हैं। आउटर 3 लेयर कहाँ पे लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे, आउटर 3 लेयर कहाँ था? हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। तीनों मिलके प्रोटेक्शन का काम करता है। बात समझ में आई? एंड हेल्प, और मदद भी करता है किसमें? इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर को अभी ऐसे है, इसको फट गए, है ना, ऐसे अभी है, फट गया, ताकि पोलन ग्रेन निकलेगा। तो फटने में भी वो तीनों लेयर हेल्प करता है, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम एंड मिडिल लेयर। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टेपिटम। सबसे अंदर वाला क्या था? टेपिटम। अब इसका क्या फंक्शन है? इट नरिशेज द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स होते हैं उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सेल्स ऑफ द टेपिटम पोजेज डेंस साइटोप्लाज्म। जो टेपिटम का सेल होंगे उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, है ना, उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं। एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। इसके अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे? हाँ, मोर देन वन। हाँ, इसके वजह से एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो पाता है। कैरियोकाइनेसिस तो हुआ, बट साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, इसके वजह से 2 न्यूक्लियस उसमें डेवलप हो जाता है। और फिर मान लीजिए डिवाइड हुआ तो हो सकता है 4 न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकता है। अब आगे है, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपिटल सेल्स वुड बिकम बाइन्यूक्लिएटेड। आप सोच सकते हैं कैसे बाइन्यूक्लिएट बना होगा? ये क्वेश्चन है, कि इसका आंसर आपको मिल गया कि कैरियोकाइनेसिस हुआ होगा बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ होगा। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupy the center of each microsporangium। तो मान लेते हैं कि ये आपका, ये तो ऑलरेडी समझ चुके हैं, ये आपका ऐसे करके मान लेते हैं, है ना। ये था आपका एंथर। एंथर में ये आपका बीच बीच में आपका क्या प्रेजेंट है? ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम। ये इसको हम बोल देते हैं माइक्रो एस्परेंजियम। यहाँ पे इसके अंदर कौन सा टिश्यू पड़ा हुआ है? हाँ, तो टिश्यू किसका बना हुआ है? सेल्स का, है ना। एक ही प्रकार के सेल यहाँ पे, है ना, बहुत सारे सेल्स होंगे, है ना। ऐसे करके आपका बहुत सारे होमोजेनस सेल्स प्रेजेंट होंगे। इसको बोल देंगे स्पोरो टिश्यू, है ना। इसमें क्या है? होमोजेनस सेल्स आपका प्रेजेंट है ना। और होमोजेनस सेल्स आपका प्रेजेंट है। ये स्पोरोजेनस टिश्यू, इसका पोलाइडी अभी क्या होगा? अभी इसका पोलाइडी क्या होगा? यही यही समझना है, यही से कॉन्सेप्ट जो है कि ये होता है। हाँ, 2n तो माइक्रो, हाँ, तो अभी ये
टू एन कंडीशन में है, चाहे माइक्रोस्पोरेंजियम ले लो या फिर स्पोरोजेनस टिश्यू ले लो, तो टू एन कंडीशन में इसके अंदर जो आपका सेल्स है वो भी आपका टू एन कंडीशन में है ना। तो अब यहां से समझना है, यही बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो बहुत ज्यादा टफ नहीं था। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells, है ना, compactly arranged होते हैं, homogeneously मतलब एक जैसा होंगे और है ना, एक ही साइज का होंगे, एक ही शेप का होगा, इस तरह से यहाँ पे cells called the sporogenous tissue occupy the center of the each microsporangium। अब आता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। एज द एंथर डेवलप्स, जैसे एंथर जो पहले तो छोटा छोटा रहते हैं, फिर धीरे धीरे फ्लावर बड़े हो जाएंगे तो एंथर भी धीरे धीरे बड़े होंगे। जब डेवलप होंगे, द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगोज मियोटिक डिविजन्स टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो ये इसमें एक सेल ले लिए। अब एक सेल में ये अभी टू एंड कंडीशन में है ना। अब इसमें मियोसिस होगा तो क्या बनाएंगे, टेट्राड। हाँ, एक ही सेल मियोसिस होगा तो चार सेल बनेंगे। तो अब चारों सेल जो बनागा उसको पोलैरिटी लेवल क्या होगा, एन, है ना। बट यहाँ पे क्या कर रहा है कि स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। इसका नाम दे दो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। माइक्रोस्पोर टेट्राड्स क्योंकि चार को है और ये अभी सब एक दूसरे से चिपका हुआ है, एक दूसरे से चिपका हुआ है। अब देखो, व्हाट वुड बी द पोलैरिटी ऑफ द सेल ऑफ द टेट्राड। कह रहा है कि यहाँ क्वेश्चन है, पोलैरिटी क्या होगा टेट्राड्स का, एन, मियोसिस हो गया तो टेट्राड में हर एक सेल का जो पोलैरिटी लेवल क्या होगा, एन होगा, तो उसका आंसर यहाँ पर है। अब आगे देखो क्या है, as each cells of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, है ना। क्या कर रहा है, as each cell of the sporogenous tissue, है ना, यानी कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं आपका कितना सेल ले लो, 100 सेल ले लो मान लो, है ना, 100 सेल्स हैं, तो 100 सेल्स सब में मियोसिस होगा। सभी जो सेल्स हैं वो आपको चार टेट्राड मतलब एक, हर एक सेल से एक टेट्राड बनेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि मेगा स्पोर के जैसा एगो बनेंगे और बाकी सब जो है नहीं बनेंगे। यहाँ पे हर एक सेल, है ना, पोलन मदर सेल का काम करता है, हर एक सेल पोलन ग्रेन बनाएगा, सिलेक्टिव नहीं है यहाँ पे। ओके, तो अगर इसमें मियोसिस हुआ तो कितना टेट्राड बनेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड, नहीं 100। हाँ, माइक्रोस्पोर टेट्राड तो 100 माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। हाँ, इसमें अगर बाद में फिर जब सेपरेट हो जाएंगे तो कितने सेल बन जाएंगे, 400 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, है ना, बाद में। हाँ, ये मान लेते हैं एक सेल हो गया, तो ये टेट्राड जो ऐसे कंडीशन में है ये 100 बनेंगे, क्योंकि हर हर एक टेट्राड में। हाँ, फिर वो सब जब अलग हो जाएंगे, बात समझ में आ रही है, एक से चार को बना, अब इस चारों में से जब सब सेपरेट हो जाएंगे तो फिर आपका 400 माइक्रो स्पोर बन जाएंगे, है ना। मदर सेल तो यहीं पे था, हर एक सेल स्पोर मदर सेल है ये 100 जो सेल्स है यही आपका माइक्रो स्पोर मदर सेल है, या इसी का दूसरा नाम क्या देते हैं, पोलन मदर सेल भी बोल देते हैं। तो ये जो 100 सेल है ना, ईच
सेल विल एक्ट एज पोलन मदर सेल। इस 100 सेल सब पोलन मदर सेल का काम करेगा। और ये हर एक सेल फिर मियोसिस में जाता है और ये आपका टेट्राड बनाता है। तो टेट्राड यानी कि उसमें 4 सेल होंगे, तो 100 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा। और उसमें से फिर जब वो चारों सेल जो है अभी सब सटा हुआ है, अब सब अलग हो जाएंगे, तो 400 माइक्रोस्पोर आपको मिल जाएगा। अब फिर ये 400 माइक्रोस्पोर माइटोसिस कर करके 400 पोलन ग्रेन बनाएगा। और हर एक पोलन ग्रेन से 2 गैमिट बनेंगे, है ना। तो 800 गैमिट बन जाएंगे, है ना। हम्म। 1 मिनट। वन। हाँ, एक पोलन बोलो ना, पोलन मदर सेल बोलो, है ना। अभी पोलाइडी कितना है इसका, 2n। अब ये इसमें क्या होगा, मियोसिस। तो यहाँ पे एक ले लो, चलो एक ही ले लेते हैं। मियोसिस, ये बनाया टेट्राड, सबका पोलाइडी लेवल, इसको बोल देते हैं माइक्रो टेट्राड, है ना। अब पोलारिटी लेवल क्या होगा हर एक सेल का, एन, है ना। ये आपका 2n है। अब ये सेपरेट हो गए, है ना। सेपरेट हो जाएंगे तो 4 अलग अलग, है ना। तो 4 माइक्रो बन गए, सबका पोलारिटी लेवल एन। अब हर एक माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर है, तो ये आपका कितना पोलन ग्रेन बनाएगा, 4, है ना। पोलन, 4 पोलन ग्रेन बनाया। हम्म। तो लेट्स डू फास्ट, है ना। ये आपका माइटोसिस करके बनाता है पोलन ग्रेन, है ना। माइटोसिस करेगा और 4 पोलन ग्रेन। है ना। माइटोसिस करके ही बनेंगे। और हर एक पोलन ग्रेन में कितने गैमिट होंगे, 2 गैमिट। तो यहाँ पे टोटल कितने गैमिट बन जाएंगे, 8 गैमिट्स बन जाएंगे, है ना। तो इसी तरह से अब यहाँ पे एक लिया, अब यहाँ पे 1000 लेगा, कैलकुलेशन पूछता है, यहाँ पे 500 लेगा, तो ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, कितना गैमिट बनेगा, कैलकुलेट सब कर सकते हो। अब ये इसको करते हैं, गिवन राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, ईच वन इज पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। अच्छा, ईच वन इज अ पोलन मदर सेल बोल रहा है ना। As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, each one is potential pollen or microspore mother cells. The process of formation of microspore from pollen mother cell, है ना, through meiosis is called microsporogenesis, giving rise to microspore tetrad. The microspore, as they are formed, are arranged in a cluster of 4 cells, the microspore tetrad. अच्छा, ये कह रहा है कि ये कैपेबल है ना। इच सेल गिव राइज टू अ माइक्रोस्पोर, टेट्राड देता है, ठीक है, वो देगा, वो तो बनाता है। और ये हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि जो हर एक सेल है वो एक पोलन मदर सेल की तरह काम करता है। A process of formation of microspore from a pollen mother cell through the meiosis is called microsporogenesis। तो यहाँ पर जो हम लोग देखे कि एक पोलन मदर सेल है, मियोसिस होकर के जो माइक्रोस्पोर बना, है ना, ये आपका एक टेट्राड बनाता है, क्लस्टर में रहता है, तो है ना। और ये फाइनली ये सेपरेट हो जाते हैं तो माइक्रोस्पोर बन जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज इन a cluster of 4 cells। कह रहा है कि जब माइक्रोस्पोर बनते हैं तो उस बिगनिंग में वो चारों एक साथ रहता है, तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। उसके बाद कह रहा है कि एज द एंथर्स मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर। और जैसे है ना, वो चारों जो है वो सब अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। अब वो फिर जब एक एक अलग सेपरेट हो जाएगा, फिर उसमें माइटोसिस होकर के वो पोलन ग्रेन बनाता है। अब माइटोसिस नहीं लिखा हुआ है, बट माइटोसिस होता है, वो आपको समझना पड़ेगा, है ना। Inside each microsporidium, several thousand of microspore or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of the anther। और फिर जब बाद में जब वो मेच्योर हो जाएंगे, है ना, और हर एक माइक्रोस्को स्पोर जो आपका पोलन ग्रेन में डेवलप होते हैं, और जैसे आपका एंथर डेहिसेस होगा, पोलन ग्रेन से बाहर रिलीज हो जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू एंड लाइक्स एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द, है ना, notification whenever I